हाय हेलो। तो आज हम लोग जेईई एडवांस 2025 का पेपर 1 का पेपर का डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा कि ड्यूरिंग द पेपर, क्योंकि मैंने भी जेईई एडवांस 2025 ही दिया है, तो ड्यूरिंग द पेपर मैंने कैसे मतलब हर क्वेश्चन को ट्रीट किया और कैसे अप्रोच किया और कैसे सॉल्व किया, ठीक है। और मैंने क्या गलतियाँ की और मैंने कौन से क्वेश्चंस पे मतलब कि ज़्यादा टाइम दिया और वेस्ट किया टाइम को, ठीक है। So by the way, I scored 35. I scored 35 out of 60 in paper 1 in physics. ओके, सो डिसेंट मार्क्स था, ठीक है। पेपर टफ था तो उसके हिसाब से 35 डिसेंट मार्क्स कहते हैं। और पहली बात ये बात जान लो कि जेईई एडवांस का जो तुम पेपर देने जाओगे एक्चुअल में, ठीक है, तो वो उस टाइम पे जो मंथ चलता है वो मई चलता है। 18 मई को जेईई एडवांस 2025 का डेट था। एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, 45 डिग्री था जहाँ पे मैं टेस्ट दे रहा था, ठीक है। ये जो तुम रूम पे बैठ के या कोचिंग टेस्ट में एसी में बैठ के टेस्ट देते थे वैसा कुछ नहीं रहेगा। एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है। 16 डिग्री पे जो तुम एसी पे रहते हो, 16 डिग्री तो घंटा रहेगा, 45 डिग्री का टेम्परेचर यू हैव टू फील, ठीक है। ऊपर से एनजाइटी एट इट्स पिक, एनजाइटी जो रहेगा अपने पिक पे रहेगा और तुम बहुत ज़्यादा बर्न आउट हुए रहोगे उस टाइम तक, राइट। तो जो मतलब बेसिकली तुम सोच रहे हो जितना नंबर लाना कि इतना तो ईज़िली आ जाएगा, 40-50 अगर मैं लाता हूँ, तो वहाँ पे सेम परफॉर्मेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में डाल लेना कि जेईई एडवांस के मतलब जब मेन पेपर देने जाओगे तो कंडीशंस बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें लगेगा कि मैं इससे अच्छा परफॉर्म करता था लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। और इसको तुम्हें क्यों देखना चाहिए, तो मेनली 3 रीज़न्स है। सबसे पहले मैं हर एक क्वेश्चन में अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, ऑब्वियस सा बात है। ये 16 क्वेश्चन है तो 16 क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा तो हर क्वेश्चन में मतलब वही 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, फिर बेकार से एक्सप्लेन करूंगा तो 2 घंटे का बन जाएगा। तो अप्रोच बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मैंने सोचा था, तो हर क्वेश्चन का अप्रोच बताऊंगा। दूसरा कि किस सेक्शन से स्टार्ट करना है, पेपर अटेम्प्टिंग क्या है, कब क्वेश्चन को छोड़ना है, वो बताऊंगा। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम देना, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करना, ये कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। मतलब अब हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि हम लोग अभी जेईई एडवांस 2025 के पेपर में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन हमारे सामने 15 मिनट पहले आ जाता है। तो इंस्ट्रक्शन में मैंने देखा था कि सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट भी है, इंटीजर भी है, इंटीजर के न्यूमेरिकल है और मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो मैं क्या किया, इन चारों चीज़ को देखा तो मैंने मन में पहले ही बना लिया कि मैं सबसे पहले मैच द फॉलोइंग बनाऊँगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग के बाद मैं सिंगल करेक्ट बनाऊँगा, सिंगल करेक्ट के बाद मैं न्यूमेरिकल बनाऊँगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के बाद मैं एमसीक्यू बनाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग बनाया जाता है। तो मैं पेपर भी स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स से, ठीक है। तो एंजाइटी जब पिक पे था तब मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा था। तो इंस्ट्रक्शन में मैंने पहले लिख लिया कि हर सब्जेक्ट में मैं पहले मैच द फॉलोइंग बनाऊंगा, फिर सिंगल करेक्ट, फिर न्यूमेरिकल, फिर एमसीक्यू। ऐसे आप भी ट्राई कर सकते हो कि इससे मतलब बढ़िया होता है। मैच द फॉलोइंग जल्दी बन जाता है, सिंगल करेक्ट मतलब ईजी सेक्शन से पहले स्टार्ट करना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट प्लस ईजी सेक्शन, मतलब ये डेडली कॉम्बो होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। तो मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था और इजी सेक्शन से मैंने स्टार्ट किया, मैच द फॉलोइंग, देन सिंगल करेक्ट, देन न्यूमेरिकल, देन एमसीक्यू। तो ये मैंने वो नोटपैड ऐसा दिया रहता है, ऐसे करके एक नोटपैड रहता है ब्लू और ऑरेंज जैसे कलर का, उस पर मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया था कि पहले मैं कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। और मेरा जो पेपर अटैम्प्टिंग होता था वो फिज़िक्स पहले होता था, फिज़िक्स के बाद मैं मैथ्स करता था, मैथ्स के बाद मैं केमिस्ट्री करता था, ठीक है। तो अभी तो मैं फिज़िक्स का ही पेपर सब डिस्कस करूँगा क्योंकि ये चैनल फिज़िक्स के ओरिएंटेड है, ठीक है। तो जैसे ही मान लो कि 10 9 8 टाइमर स्टार्ट हुआ और 0 से टाइमर स्टार्ट हो गया, तो मैं सबसे पहले फिज़िक्स के सेक्शन में गया और सबसे पहले मैंने कुछ नहीं देखा, मैच द फॉलोइंग वाला सेक्शन खोला, स्क्रॉल करके नीचे 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 नीचे, ठीक है। तो मुझे दिखा मैच द फॉलोइंग का, और फिर मैंने नंबरिंग वगैरह पहले ही दिख जाता है। तो +4 -1 है, 3 क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा 12 नंबर तो सिक्योर करना ही, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन 14 देखा, ठीक है।
तो मैंने देखा ये डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ था, फॉर्मूला सारे याद रहते हैं लगभग उस टाइम तक बच्चों को। तो ये मान लो कि एक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, उसका फॉर्मूला होता है माइनस, एक सेकंड सॉरी वो फ़ोन आ गया था। तो ये पता था कि एक्स डायरेक्शन में जो ई एक्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वो होता है माइनस, मतलब सॉरी 2 kp/r³, माइनस नहीं होता 2 kp/r³। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो होता है माइनस में kp/r³। तो ये आप लोग जानते होंगे, अगर डाइपोल मोमेंट का बेसिक भी पढ़े होंगे तो ये तो होता ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी थीटा एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। तो ये सब तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, ये सब फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या सोचा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये कुछ नेट है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैंने ये सब पढ़ा ही नहीं, ठीक है, ये सब बकवास चीज़ है, ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ये टोटल 2r डिस्टेंस है, ये पता चल जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेट निकाले तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 kp/r³, 2 kp/r³, 4 kp/r³, ठीक है। और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका इस डायरेक्शन में क्या होगा, इधर की तरफ होगा और इसका भी इस तरफ होगा, तो ये हो जाएगा -2 kp/r³। फिर अगर दोनों को करोगे ऐड तो 2 kp/r³ नेट आता है, और k का वैल्यू 1/4πε0 डालोगे तो यहाँ से आता है 2πε0r³, ठीक है। तो p/2πε0r³, ये मतलब मेरा नेट आ रहा था, ठीक है। फिर मैंने मैच किया, सो जो नेट आया वो आया p/2πε0r³। तो उससे समझ आ गया कि p का जो है वो तो 2 होगा। फिर p का 2 होगा तो मैंने देखा कि c हो सकता है और d हो सकता है, राइट। तो p का जो है वो 2 होगा, ठीक है। फिर इसको रफ करते हैं पहले। तो जब p का 2 होगा ये समझ आ गया, तो ये समझ आ गया कि p का 2 होगा तो 3 होगा या 4 होगा। अब 3 4 में चेक करना है, तो q चेक करने का ज़रूरत नहीं है, r चेक करना है बस, ठीक है। और बस r में 4 होगा या 3 होगा पता कर लेंगे तो हो जाएगा काम अपना, ठीक है। तो r में कैसे चेक किया, तो r में एक बार चेक कर लिया ऐसे करके कि इसका इस तरफ है और इसका इस तरफ है, तो इस डाइपोल मोमेंट के कारण यहाँ पे क्या होगा, तो ये इसके वर्टिकल डायरेक्शन में ना, तो इधर की तरफ होगा, है ना, और वो भी होगा kp/r³। और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की तरफ होगा, तो वो कितना होगा, वो होगा 2 kp/r³। तो 2 kp/r³ आई कैप माइनस में kp/r³ जे कैप। तो अगर देखोगे तो ये r का 4 मैच कर रहा था, ठीक है, r का 4 मैच कर रहा था, तो उस हिसाब से ऑप्शन जो है सी मैंने झट से मार दिया। लेकिन एक बात मैंने फिर से सोचा कि एक बार q या s मैच कर लेते हैं, मतलब तुरंत हो जाएगा तो मैच कर लेते हैं। तो इस डाइपोल मोमेंट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आएगा और इसके कारण इस डायरेक्शन में आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो q का 1 होगा। बोला q का 1 भी है, एक बार s का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो 2 kp/r³, 2 kp प्लस हो जाएगा 4 kp/r³, तो नेट जो है वो आएगा p/πε0। तो इसका तो मैंने लगा s का 5 होगा, तो सी ऑप्शन परफेक्ट दिखा, तो सी ऑप्शन मैंने कर लिया। तो ये टोटल मैंने 4 मिनट में ये क्वेश्चन निपटा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन AC का था, और AC मैंने एडवांस लेवल पे अच्छे से नहीं किया था, ठीक है। तब भी मैंने सोचा कि ठीक है अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, लेकिन करूँगा तो ज़रूर, अभी निपटा दूँगा, ठीक है। फिर ये आया मस्त अपना एक्सरे का प्रॉब्लम, ठीक है। और एक्सरे का प्रॉब्लम इतना सिंपल था कि 2 ऑप्शन से हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये देखा E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² है। ये फोटो इलेक्ट्रिक अगर आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइन एटम के लिए होता है ना, E इज़ इक्वल टू -13.6 Z² 1/n1² माइनस में 1/n2², ठीक है। तो ये रिलेशन से मैं पकड़ लिया कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि P का जो है वो तो 5 ही होगा, P का 5 होगा। अब B हो सकता है या C हो सकता है। फिर अगर आप लोग जानते होंगे बेटर
ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि एक्सरे दिया हुआ है, और एक्सरे चैप्टर में अगर पढ़ोगे तो एनर्जी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये समझ गया Q का तो 1 होगा, P का तो 5 होगा, तो P का 5 और Q का 1, ठीक है। सिंपल सा C ऑप्शन होगा। तो ये मेरा 2 मिनट में बन गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने 2 मिनट में बनाया था। ऑप्शन मैच द फॉलोइंग, ऑप्शन मतलब मैच करना है, बहुत ज़रूरी है। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², 5 ऑप्शन, दो कैंसिल हो गया, ए और डी। अब बचा क्यू, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर। एक्सरे में पहले लेक्चर में ये पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्यू का 1, ठीक है। तो ये मेरा 4 और 4 8 मार्क्स सिक्योर हो गया। अब मैं इस पे आया कि इस पे फाइट मारता हूँ, हो सकती है तो बन जाता है, ठीक है। मतलब मेंस लेवल पे तो अच्छे से आता ही है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल का दिया हुआ है 300 साइन 400t। तो V0 का वैल्यू आई थिंक दिया हुआ है 300 और ओमेगा का वैल्यू 400 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं सोचा ठीक है क्या पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया क्या हुआ है, तो लिस्ट 1 सो द वेरियस ऑप्शंस फॉर लोड। तो लोड का ऑप्शंस दिया हुआ है, और लिस्ट 2 जो है आई और टी का ग्राफ पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें सिर्फ रेजिस्टेंस है, पी ऑप्शन में सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो जब सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो आई का वैल्यू, ठीक है, आई का वैल्यू मतलब उतने अच्छे से मेरे को आता नहीं था, तो आई का वैल्यू क्या होगा V/R। तो 300/R 30, तो आई जो है 10 होगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे तो 10 होना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। तो 10 10 10 10 10 कोई ऑप्शन में नहीं मिला। फिर मैंने क्या सोचा कि ऐसे देखो इम्पिडेंस का फॉर्मूला पता था मेरे को। तो यहाँ पे अगर नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो 30 आ रहा था। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो 30 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ऐसे होता है ना, √R² प्लस ओमेगा L माइनस में 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर होता था, ठीक है। तो अगर ओमेगा C नहीं है तो इसको हटा दो, और ओमेगा इंटू L करोगे तो 100 मिली हर्ट्ज है ये, तो 100 मिली, और इंटू ओमेगा करोगे, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400, ठीक है। तो ये 40 आया, और 30 प्लस 40 ये 50 हो गया इसका इम्पिडेंस का वैल्यू, ठीक है। फिर इसका इम्पिडेंस का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये 1/ओमेगा C √R², और ये 25 है ना, 25/1000 इंटू 400 सॉरी। तो यहाँ से आया 10, इसका 10 आ गया, इसके कारण 10 आ गया, और 1/ओमेगा C, ठीक है। तो ओमेगा है 400 और C है 50 और ये है 1000, ठीक है। माइक्रो है तो 3 6 या 0 आएगा ना, तो 1 2 3 1 2 3 1000, तो 20 0 कट गया, और ये आ गया 100, ये आ गया 50, और 50 माइनस 25, 50 माइनस 25 ये क्या है 50 है ना, और ये 10, इसका भी 50 आ रहा था, मतलब इसका भी इम्पिडेंस 50, इसका भी इम्पिडेंस 50। और इसमें कितना आएगा, इसमें अगर देखोगे तो 125, ठीक है, 125/1000 इंटू 400, ठीक है। तो 10/4 होता था, 2/5 होता था, 50 इसके कारण आ जाता था, और 1/ओमेगा C, तो 200, इसके कारण भी 50 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका इम्पिडेंस 60 आ रहा था, इसका 50, इसका 50, इसका 30, ठीक है। अब देखोगे तो बेसिकली अगर सिर्फ R सर्किट है तो करंट 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर जानते होगे अगर सिर्फ मतलब अगर सिर्फ R सर्किट है, ठीक है, नॉर्मल जो सर्किट होता है तो उसमें करंट 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो जा रहा था, यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट हो रहा था, मतलब बस 2 ऑप्शन में 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो P का 1 या 3 होगा, ऐसा मैंने सोचा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है I का, तो मैक्सिमम वैल्यू V/R, और V/R 10, तो मैक्सिमम 10 हो सकता था। तो P का मैंने सोचा 3 होगा, ठीक है, P का 3 होगा। तो 2 ऑप्शन था, A था या C था, ठीक है। फिर मैंने देखा कि R/S तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का सेम है, Q और R में से कोई एक निकाल लो, ठीक है। तो दोनों का इम्पिडेंस का वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों का इम्पिडेंस का वैल्यू सेम है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 5 2 है 4 2 है, तो अगर इम्पिडेंस का वैल्यू सेम है तो इनिशियल करंट का वैल्यू भी सेम होगा,
ठीक है। तो कॉम्बो देखो 5 2 इनिशियल करंट सेम है 5 और 2 में, तो -5 और 5 है। और 4 और 2 में क्या है, 4 और 2 में क्या है, 4 में तो क्या ही दिया हुआ है, ये 4 तो ऐसे ही मतलब अजीब सा ऑप्शन लग रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा 2 और 5 का कॉम्बो अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो एक तरह सा 2 और 4 का, 2 और 4 नहीं, 5 और 2, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन ए कर दिया। तो मतलब ये एक तरह से समझ सकते हो कि ये मैंने इस 4 ऑप्शन में मुझे 2 आता था, 2 नहीं आता था, तो मैंने एक तरह से गेस लिया, लेकिन ये मेरा सही हो गया था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो इसमें भी मेरे 4 नंबर मिल गए थे, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो कि कैसे मैंने पहले 10 मिनट में 12 नंबर बना लिया अपना, ठीक है। ये देख लो, ये तो आता था अच्छे से, और ये बस बच्चा भी कर लेगा। ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, तो हाइड्रोजन लाइक एटम ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, 2 ऑप्शन से ये बन गया। और इसमें मेरे को 2 आता था, 2 नहीं आता था। तो देखा मैंने इस दोनों का इम्पिडेंस सेम है, इस दोनों का इम्पिडेंस सेम है, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा। तो Q और R में करंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये सिर्फ 2 और 5 में हो रहा था, ठीक है। और Q और R का 2 और 5, और A और C में एलिमिनेट करना, तो डायरेक्ट ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अब फिर मैं गया डायरेक्ट मल्टीपल के बाद कहाँ पे, सिंगल करेक्ट पे, सिंगल करेक्ट पे। तो सिंगल करेक्ट ऐसे आया पहला क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है, ये है SHM कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगा कि मैं इसको एग्ज़ाम के ड्यूरिंग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई भी किया था, 3-4 मिनट दिया था ये, मतलब मैंने इसका सॉल्यूशन भी देखा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने इसको नहीं बनाया। फिर मैं क्वेश्चन 2 पे आया, तो क्वेश्चन 2 देखा देखा लगा मेरे को, है ना, कि क्वेश्चन 2 जो है वो देखा देखा है, और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ऐसा मुझे लगा कोई सा टेस्ट में, ठीक है। और मेरे को आंसर भी ऐसा लग रहा था कि इसका जो आंसर होगा वो 10 वर्स 1/2 होगा, ठीक है। और मैंने एग्ज़ाम में ये 1 मिनट में सोचा कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, और इसका आंसर 10 वर्स 1/2 है, जो कि मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आई थिंक π/6 या π/3 में कोई एक था, ये मैंने एडवांस इलस्ट्रेशन में बनाया भी हुआ है, ठीक है। ये इरोडोफ का प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि ये मैंने कोई ना कोई कोचिंग टेस्ट या क्लास टेस्ट में बनाया हुआ है, और 10 वर्स 1/2 इसका आंसर था, मुझे याद आ रहा था, तो इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा था, तो मैंने बी मार दिया 1 मिनट के अंदर सोच के, ये बिना सॉल्व किए हुए, ठीक है। तो ये मेरा एक मिस्टेक था, बहुत बड़ा मिस्टेक था, जिसके कारण इसमें मेरा नेगेटिव लगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, तो ना 1 बन पाया, और 2 में तो -1 लग गया, 2 में तो -1 लग गया, है ना। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग देखें तो ये था थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है मेरा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बन गया था, ठीक है। अब पहले अप्रोच बताता हूँ इसमें क्या था। तो ये EMI का प्रॉब्लम है, EMI का प्रॉब्लम है, EMI का है, और इसमें हाँ EMI का ही समझो इसमें, और थोड़ा थोड़ा AC भी है इसमें, आई थिंक EMI AC को मिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो पहले मैंने क्वेश्चन ऐसे आया मेरी स्क्रीन पे, ऐसे बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, ठीक है। लेकिन समझा, धीरे धीरे समझा, क्वेश्चन पढ़ा तो समझ आया कि क्या है इस क्वेश्चन में, बोल क्या रहा है, कि ये ऐसा कुछ है, प्लेन है, अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसमें कुछ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा कुछ रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा EMI, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी लूप में, ठीक है, अगर हम लोग उसका मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम लोग उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाता है, और इंड्यूस EMF आ जाता है। तो वही इंड्यूस EMF का ये सब ग्राफ बनवा रहा था, राइट। तो अगर देखोगे तो मैंने इसको क्या किया कि फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले देखा कि दो ऑप्शन जो है बी और डी वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। बी और डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, राइट। फिर मैंने क्या किया, ए और सी को देखा, ठीक है। अब ए और सी को कैसे देखा, तो उसमें देखा कि देखो ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये अभी रहेगा, है ना, पाई एंगल घूमने के बाद भी इसका जो EMF होगा वो सेम होगा ना, अगर ऊपर हो या नीचे हो, ऐसे आ गया, EMF तो सेम होना चाहिए, सेम पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है।
तो अगर पाई एंगल घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो पाई बाई ओमेगा टाइम लगेगा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब पाई बाई ओमेगा के बाद ये कैसा भी मोशन करे, पाई बाई ओमेगा के बाद सेम दोनों के पास ईएमएफ रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, पाई बाई ओमेगा के बाद सेम हो गया। और ये देखो पाई बाई ओमेगा और 2 पाई बाई ओमेगा, इस बीच में ये ईएमएफ जो इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। इसका भी रीज़न है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है जो, अगर ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे लग रहा था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं लग रहा था। तो जब ये ऐसे घूम के इस तरफ जाएगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो ज़ीरो होगा। तो पाई बाई ओमेगा से लेके 2 पाई बाई ओमेगा में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज़ीरो होगा, ये तो पता ही था, ठीक है। तो जीरो से जीरो नहीं होगा इनिशियल पॉइंट, तो उससे बी और डी एलिमिनेट हो गया, और पाई बाई ओमेगा और 2 पाई ओमेगा में ईएमएफ जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। उससे ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मेरा सही हो गया था, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहाँ से मेरा +3 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल सा सवाल था, ठीक है, ये तो कोई भी बना लिया होगा उस टाइम पे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल को दिखाया गया है बिफोर मेजरमेंट, ठीक है। ये लीस्ट काउंट का और मेजरमेंट का फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद का फिगर है, ठीक है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, फिगर सोर्स 2 वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 0.7 x इंटू 10, तो 0.07 है। अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने कैसे किया, वर्नियर स्केल का बेसिक यूनिट कैसे निकाला, ध्यान से देखोगे तो कोइंसाइडिंग पॉइंट देखा जाता है। तो कोइंसाइड 7 मेन स्केल डिवीजन पर 10th वर्नियर स्केल खत्म हो जा रहा है, तो 7 में ये टोटल कितना लेंथ है, ये 0.7 है, ठीक है। और ये कितना डिवीज़न है, 10 डिवीज़न हो गया, x इंटू 10। तो एक यूनिट मतलब ये जो डिस्टेंस है वर्नियर स्केल का, एक यूनिट वो है 0.07। तो 1 माइनस 0.1 माइनस में 0.07 आता है 0.03। तो यहाँ से लीस्ट काउंट तो निकल गया कि 0.03 होगा लीस्ट काउंट, ठीक है। अब रीडिंग निकालना था, तो रीडिंग इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन। तो बेसिकली मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग है 0.1 प्लस लीस्ट काउंट 0.03 इंटू में कोइंसाइडिंग पॉइंट। तो कोइंसाइडिंग पॉइंट कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो कौन से नंबर वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो दूसरे नंबर वाला ही कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इंटू 2, ठीक है। तो इसका आंसर 0. सॉरी, जो कोइंसाइड कर रहा है वो 2 थोड़ी ना कर रहा है, पहला वाला कर रहा है ना। वर्नियर स्केल पे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पहला वाला वर्नियर स्केल पे जो पहला वाला जो यूनिट है वही तो कोइंसाइड कर रहा है, तो इंटू 1 होगा ना। तो 0.1 प्लस 0.03 कितना आता है, 0.13। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी +3 दिया था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ है लीस्ट काउंट निकालने के लिए, ये रीडिंग निकालने के लिए, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सिंगल करेक्ट और मैच द फॉलोइंग दोनों ख़त्म होता है, गैस, हाँ ख़त्म होता है। तो यहाँ से 3 नंबर मिल गया, यहाँ से 3 नंबर मिल गया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लिया कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो बी और डी गया, और पाई बाई ओमेगा और 2 पाई बाई ओमेगा में जो बेसिकली जो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू है वो 0 रहेगा, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन तो मैंने मतलब लगा कि ये पहले से सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर tan इनवर्स 1/2 ही होगा, तो जस्ट देखा और बी कर दिया तो गलत हो गया। फिर ऑप्शन ए बहुत बड़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बड़ा था, तो मैंने छोड़ दिया। तो -1 मतलब -1 + 3, तो इस पूरे सेक्शन से मेरे को +5 मिला था, ठीक है। और वो मैच द फॉलोइंग से मेरे को 12 नंबर मिला था। अब आता है मल्टीपल। अब मल्टीपल में मैंने भर के छोड़ा है, ठीक है। मल्टीपल में मैंने भर के छोड़ा है। अब देखो कैसे, पहले ये क्वेश्चन मैंने देखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो लगा कि इंड्यूस ईएमएफ का है, कुछ कुछ छोड़ा है ना। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है।
तो इसमें मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन शायद से टिक किया था, एक ऑप्शन, ठीक है, वो बी ऑप्शन था। व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज ज़ीरो, क्योंकि कंप्लीट लूप जब आ जाएगा तो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा। अब इसका रीज़न भी है क्यों नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो होगा क्या, जब ये लूप ऐसे अंदर आएगा अंदर आएगा अंदर आएगा, तो पहले तो ये मना करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगेगा पहले मना करेगा कि मत आ भाई मत आ भाई मत आ भाई, फोर्स इधर इधर लेफ्ट साइड लिफ्ट पे लगेगा, क्योंकि ये जो है इसमें मतलब मैंने बताया था ना, कोई भी लूप में जो होता है फ्लक्स चेंज नहीं होने देता, तो पहले तो बोलेगा मत आ, फिर अगर आ गया तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो लेफ़्ट साइड फोर्स लग रहा था, देखो इसको थोड़े अच्छे से बताता हूँ मैं, ठीक है, तो ये मान लो लूप है, ये लूप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ये धीरे धीरे इंटर आ रहा है, तो पहले तो बोले इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा पूरा, मान लो कि 20 न्यूटन ऐसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जैसे जैसे अंदर जाते जाएगा जैसे जैसे अंदर जाते जाएगा ना, ये फोर्स कम होते जाएगा, 20 से 10 हो गया, 10 से 0 हो जाएगा, इस साइड पे लग रहा था। अब एक पॉइंट आएगा जब ये कम्प्लीटली इंटर कर जाएगा ना, तो इस पर 0 न्यूटन लगेगा, फिर जैसे ही ये ऐसे थोड़ा सा बाहर जाने लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा बाहर जाने लगेगा, तो फिर इसको मतलब बेसिकली इस तरह पे फोर्स लगेगा, ठीक है, कि लूप के बाहर मत जाओ, एक बार पहले लूप के अंदर नहीं आने दे रहा था, फिर लूप के बाहर नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज मतलब डेल फाई को वो कम से कम रखना चाह रहा था, ठीक है। तो एक ऐसा बीच में पॉइंट आएगा जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, जब जस्ट पूरा लूप उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इंटर कर जाएगा, तो बी ऑप्शन मैंने सब किया था, इसमें 1 नंबर पार्शियल मिला था मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, सिंपल सा बात है, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब मैंने नहीं किया, इग्नोर कर दिया था, ठीक है। ये भी मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है, मतलब इतने क्वेश्चन नहीं करने के बाद भी आप 35 नंबर ला सकते हो 60 में, ठीक है। अब आता है मेन सेक्शन जिसमें मैंने नंबर लिया, अच्छा खासा नंबर लिया, ठीक है। तो ये मैंने देखा कि एसएचएम का क्वेश्चन है, एलिवेटर का प्रॉब्लम है, तो मैंने जो जो वैल्यू है पहले उसको लिखना स्टार्ट किया। तो मास जो है वो 50 kg है, लिफ्ट में है और लिफ्ट में एसएचएम हो रहा है, वो ऐसा क्वेश्चन बहुत बड़ा हमने पहले क्लास नोट्स में बनाया हुआ है, ठीक है। तो और एम्पलीट्यूड का वैल्यू 8 दिख गया मेरे को, है ना, और टाइम पीरियड 45 दिख गया। अब बोल रहा है वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन बोल रहा है, तो मैक्सिमम वेरिएशन, तो अगर मैक्सिमम वेट का बात करोगे तो वो होता है mg प्लस ma, और मिनिमम वेट का बारे में बात करोगे तो वो तो mg माइनस ma होता है, ठीक है। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो वेट मैक्सिमम होता है, जब वेट मतलब लिफ्ट नीचे आता है तो वेट मिनिमम होता है, तो दोनों का वेरिएशन पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वेरिएशन, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दोगे तो 2ma आ रहा था। अब हमें m पता था, a निकालना है, a के लिए सिंपल सा t इज इक्वल टू 2π/ω होता है, ठीक है। टाइम पीरियड 40 दिया हुआ था, तो वहाँ से ओमेगा का वैल्यू मेरे को समझ आता है कितना होगा, ओमेगा का वैल्यू वहाँ से आ रहा था 1/20, ठीक है। अब एसोलेशन का वैल्यू का फॉर्मूला, एसोलेशन का फॉर्मूला हमें पता है, एसोलेशन इज़ नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर करोगे तो 1/20 का स्क्वायर 1/400, और एम्पलीट्यूड कितना आ रहा था, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू 8 दिया हुआ था, ठीक है। तो एसोलेशन तो इतना आ गया, और हमें अब 2m से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 इंटू m कितना है 50, ठीक है। पूरे को अगर करोगे तो ये 8 टाइम्स गया, ये 8 कट गया 2, तो इसके आंसर 2 मैंने कर दिया था, और ये +4 मेरा एग्ज़ाम में आ गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें मेरा +4 आ गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा एग्ज़ाम के ड्यूरिंग गलत हुआ था, ठीक है, और मेरे को अभी तक मैंने ये भी नहीं देखा कि इसका सही सॉल्यूशन क्या है, लेकिन मैं जो सोच रहा था वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो एक क्यूब यूनिट है, वॉल्यूम इतना है, इतना फोटोन से इतना हर्ट्ज है, इफ़ ऑल एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूड एंड एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेंट विद इन द सेम वॉल्यूम देन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मेरे को ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ नहीं आता, अच्छा इसको डिस्कस नहीं करते, जब मेरा गलत हो गया था तो डिस्कस ही क्या करना, ठीक है, ठीक है। ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है, गलत होने के बाद, इतना गलत होने के बाद 35 आ गया था 60 में, ठीक है, ये गलत हो गया था। इंटीजर में तो ज़ीरो था ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे WO/WS पूछ रहा है, राइट। तो जो बेसिकली वर्क डन जो होता है एनर्जी से रिलेटेड होता है, और एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब
टेम्परेचर की पावर 4 होता है ना। तो मैंने सोचा कि T1 की पावर 4 बाई T2 की पावर 4 होगा कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर T है तो यहाँ पे अगर बीच में 2 ला दिया गया है ना, तो यहाँ पे ये T/4 हो T/3 हो जाएगा, मतलब बीच में 2 आ गया ना। पहले यहाँ पे TP था, यहाँ पे TQ था, अब ये बीच में आई थिंक मैंने ऐसे सोचा था कि ये 1/3 हो जाएगा यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर 81 करके आया था, लेकिन इसका आंसर शायद से 1 या 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया था, सही किया था, ठीक है। और इसका आंसर 0.5 है, और ये मैंने इलस्ट्रेशन में सॉल्व किया हुआ है पहले से, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, मैं बता देता हूँ, मतलब थोड़ा बड़ा बनता है ये, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जाता है, ये फिर ऐसे जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल बनाओगे तो बोल रहा है कि जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, और ये 90 डिग्री। तो बोल रहा है कि जब ये लाइट इस वाले बबल में, मतलब जो खाली हॉलो स्पेस है, इंटर करता है, तब जो बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट है वो पोलराइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज में कन्वर्ट होने का कंडीशन है कि जब ये ऐसे आया, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, इन दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो ये सब करके मैंने, मतलब चैनल पे शायद से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बस सिंपल सा वैल्यू पुट करना था। 0.5 इसका आंसर था शायद से, मतलब इसका शायद से 2 आंसर दिया गया है, 0.5 और 0.75, क्योंकि 2 केसेस यहाँ से शायद से बन जा रहे थे। मतलब मैंने सॉल्यूशन देखा था जहाँ तक कि 2 तरीके से लाइट को लेके जाया जा रहा था, एक ऐसे करके ऐसे, फिर एक ऐसे 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 भी जा रहा था। मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने 0.5 इसका कर दिया था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, और ये सही हो गया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 पहले बता देता हूँ, ठीक है, ये सिंपल है इसलिए, और इसका सॉल्यूशन भी मैंने बना दिया है चैनल पे, ठीक है। तो देखो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, mn इज़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो भी है ना। तो हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का लैम्डा को यहाँ पे सेम बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना। और तो इलेक्ट्रॉन के लैम्डा को निकालने के लिए हम लोग एक रिलेशन यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन के लैम्डा को निकालने के लिए, कि mv r इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि n दिया हुआ है ना, इसलिए। और mv क्या होता है, p होता है, और p क्या होता है, h/λ होता है, ठीक है। तो h/λ इंटू r इज इक्वल टू NH/2π। अब r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r को लिख सकते हैं a0 इंटू n² बाई जेड। तो r को हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं a0 इंटू n² बाई जेड, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर 2 और n कट गया एक, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली जो बेसिकली लैम्डा का वैल्यू जो आता है वो आता है 2 पाई a0 h इंटू n जो है वो 3 होगा बाई, अच्छा एच भी तो कट गया, एच भी नहीं होगा, ठीक है, बाई जेड, ठीक है। तो नेट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है, एन का वैल्यू 3 डालोगे तो 6 पाई a0 बाई जेड, ठीक है, ये आता है। अब अगर हम लोग लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, तो वो mvr इज इक्वल टू, या ऐसे निकाल सकते हो ना, p इज इक्वल टू √2mk, है ना। और p इज इक्वल टू h/λ होता है, तो स्क्वायर कर दिया, h² इज इक्वल टू 2mk। k क्या होता है, एनर्जी होता है, और एनर्जी दिया होता है kb इंटू टी। तो वहाँ से लैम्डा स्क्वायर का जो वैल्यू आता है न्यूट्रॉन का, वो आता है h²/2m इंटू टी, ठीक है। और बोल रहा है कि, और अगर हम लोग ऐसे देखें इस चीज़ को, ये लैम्डा स्क्वायर, और इस लैम्डा का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दूसरे कलर से करते हैं, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी स्क्वायर करके दोनों न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आएगा, 36 पाई² a² बाई जेड²। और इसको इसके इक्वल करेंगे तो t का वैल्यू जो है वो आता है z² h² बाई 72 पाई² a² m इंटू k। तो ये 72 ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर 72 होगा, ये भी +4 हो गया था, ठीक है। अब क्या बचा, अब ये 12 नंबर बचा और
अब 12th नंबर बचा लास्ट क्वेश्चन। तो 12th नंबर मेरा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम गलत था, ठीक है, गलत था, लेकिन घर पे आके मेरे को समझ आ गया गलती क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, इसका भी मैं सॉल्यूशन बना दूंगा। तो जो गलत है उसका क्या डिस्कशन करना, ठीक है। तो क्या क्या सही था, ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या क्या सही था, राइट। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले मैं अपना पूरा समराइज़ करता हूँ। मैंने मैच द फॉलोइंग खोला सबसे पहले, सबसे ईजियर सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो मैच द फॉलोइंग खोला, है ना। मैच द फॉलोइंग में मैंने डाइपोल मोमेंट वाला ये जल्दी जल्दी बना लिया, 4 मिनट में 4 नंबर अपना मिल गया। फिर मैंने ये नहीं बनाया क्योंकि ये थोड़ा वीक था, ठीक है। पहले ये बनाया, ये 2 ऑप्शन देखा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 ऑप्शन से ये बन गया, तो 8 नंबर आ गया। फिर मैंने ये देखा, तो फिर देखा कि इसका इम्पिडेंस सेम है, ठीक है, बस मैग्नीट्यूड अपोजिट होगा। तो Q और R का जो है 2 और 5 होगा, और फर्स्ट का मैंने निकाल लिया था कि 3 होगा, तो उससे ऑप्शन एलिमिनेशन से ये बन गया। तो 12 नंबर मेरे पहले 12 मिनट में आ गए, ठीक है। फिर मैं गया सिंगल कैरेट पे, सिंगल कैरेट पे गया तो पहला क्वेश्चन देखा, इतना हार्ड, मतलब डर गया मैं, मतलब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इजी प्रॉब्लम भी हार्ड लगता है, तो ये हार्ड प्रॉब्लम तो अल्ट्रा हार्ड लगता है, ठीक है। तो 1 नहीं बनाया। फिर 2 मेरे को लगा कि ये देखा देखा प्रॉब्लम है, क्लास टेस्ट में बनाया, इसका आंसर B है, तो मैंने मार दिया, गलत हो गया, -1 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन एलिमिनेशन से किया कि B और D तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, 0 से स्टार्ट, और पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा में V 0 होगा, तो एक ही ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो A कर दिया, +3 मिल गया, राइट। फिर ये सिंपल सा यहाँ से लिस्ट काउंट निकाल लिया, फिर यहाँ से रीडिंग कर लिया, 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू 1 ईयर स्केल डिवीजन, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन था, तो इसमें एक ऑप्शन मैंने कर लिया, राइट, एक ऑप्शन कर लिया तो 1 नंबर मिल गया। मल्टीपल सिग्निफिकेंट फिगर मेरे को नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये SHM का प्रॉब्लम था, मैंने ट्राई किया, SHM साउंड को मिला दिया गया था, मैंने नहीं किया, ठीक है। फिर मल्टीपल में ये 4 मार्क्स मैंने सिक्योर किया, सिंपल सा 2ma a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a करके निकाल लेना था, 2ma कर देना था, इन 2ma a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a, टाइम पीरियड दिया हुआ था, ओमेगा निकालना था, एम्पलीट्यूड दिया हुआ था, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन जो है मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये गलत हो गया था, ठीक है, तो डिस्कशन करने का कोई बात नहीं बनता। तो ये मैंने बताया कि मैंने कैसे सोचा था कि टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बीच में 2 ऐड हो जाएगा, तो टेम्परेचर जो है T थर्ड हो जाएगा, तो मैंने 3 की पावर 4 81 कर दिया था, जो कि गलत है। फिर ये मैंने बताया कि कैसे अनपोलराइज राइट पोलराइज्ड में कन्वर्ट होता है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तो 0.5 आंसर आ गया था, ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के कंपेयर करके 72 आंसर, और ये मेरा गलत था, तो मतलब ये मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो बताने का कोई बात नहीं बनता, ठीक है। तो ऐसे मेरा पेपर सॉल्व हुआ पूरा JEE एडवांस का। और मतलब आपको लग रहा होगा कि तो मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम गलत हुए या छोड़े, तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा होते रहता है, बहुत नॉर्मल सा बात है। जो क्वेश्चन घर पे मतलब 4 मिनट में बनेगा, एग्ज़ाम हॉल में वो 8 मिनट में बनता है, 7 मिनट में बनता है, ठीक है। गलतियाँ होने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो थैंक यू, है ना। तो ये था मेरा पेपर 1 का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस ऑफ JEE एडवांस 2025, माई एक्सपीरियंस, ठीक है। अब अच्छा हो या ख़राब हो मेरा है, कुछ तो सीखने को आपको मिला होगा, है ना। सो थैंक यू। TPP को देखते रहें।